लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी ईमानदार हैं या नहीं ईमानदार हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके जेडीयू के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं, और एनडीए के लोग, कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि एक नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए, लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहां से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कुछ जीविका दीदी हमारे यहाँ अभी धरने पे बैठी है। क्या कह रही है, मैं सुन के कल हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो कह रही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर हैं, जो सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। और उसको आप लोग नहीं उठा रहे, इसको उठाना चाहिए। प्रेस में मैंने देखा नहीं, ये प्रेस में उठना चाहिए कि भाई ऐसा कौन से मुख्यमंत्री है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। फिर तो वही बात हो गई, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक में ठीक नहीं है कि खड़े होकर मंच पर से कह दीजिए कि इनकी वेतन दुगनी की जा रही है, और आपका ही अफसर बाद में कह दे कि नहीं आपसे भूल से कुछ निकल गया होगा, आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया। इसका क्या मतलब है कोई? एक सवाल है कि बिहार की विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश आज की गई। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को इसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया है। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि विभाग के मंत्री हैं या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूँ। हमारे बगल नेपाल में जो अभी हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है, और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोगों हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए। हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया, अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। उसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं है। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहां लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहां से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया,
और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे, वो पार नेपाल है, ये पार हम है। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उस पर कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहां भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहां भी कह के आया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल है, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है, कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज्यादा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है, अब वो कुछ कर लेंगे, जरूर ही कर लेंगे, और आशा करता हूं कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। एक और चीज मैं जिक्र करूं, बोलिए। जातीय रंग की बात आई, गिरिराज सिंह की बात आई, तो गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि लोगों को झटका मटन खाना चाहिए, हलाला नहीं खाना चाहिए। अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था, कि हलाल था, कि मसाला है, कि घी है, कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। चौधरी ने कहा है कि नेपाल में हुई हिंसा कांग्रेस की गलती के कारण हुई है। अब उनको रात में सपना आता है कि सम्राट जी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर। जी एक सवाल है, प्रशांत जी ने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था कि अगर हमारे 10 विधायक भी जीतेंगे तो हम इनको स्वतंत्र कर देंगे। तो आज संजय जायसवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 5 सवाल पूछे हैं उन्होंने। अंतिम सवाल में उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बतौर लालू जी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके विधायक उधर चले जाएं और उनकी सरकार बन जाए। संजय जी की बात पे मैं बाद में आऊंगा। बेतुकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त हो गए, क्या हो गया। मैं पूछूंगा, जब मिलूंगा तो जरूर उनसे पूछूंगा। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। प्रशांत जी की बात को अगर छोटा करके आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगेगा, और इसका मैं उदाहरण दे दूंगा। प्रशांत जी हर प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर देता है, क्योंकि वो बातों को समझा कर उत्तर देता है। अगर उसमें से आप लोग कुछ उठा लीजिएगा, प्रशांत जी से ज्यादा बिहार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि कोई अनुभवी नेता जो बिहार में अब उसकी अवस्था ज्यादा भी हो गई हो, उसको भी बिहार के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना इस व्यक्ति को पता है। और वो इसलिए कि इसने अपने शरीर की हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक एक गांव में जाकर देख के कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज बन रही है, योजनाएं बन रही है, या जो भी हम लोगों को कह रहा है। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है। उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। वो आप ही लोगों के समक्ष कह चुके हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।